हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आज बहुत बढ़िया हूँ। मैं क्या सैनिक के आर विकास स्वागत करता हूं दोस्तों। सभी रेल कर्मियों के लिए बहुत अच्छी खबर निकल के आ रही है प्रमोशन को लेकर। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी दोस्तों को पता है, रेलवे के अंदर प्रमोशन के लिए आपको तीन चार तरीके से प्रमोशन होते हैं आपके। जैसे कि मैं मान लो, आपका एक रेगुलर प्रमोशन होता है, आपका जीडीसी के माध्यम से, आपका एलडीसी के माध्यम से। जीडीसी के अंदर कोई भी सर्विस का क्राइटेरिया नहीं मांगता है कि मिनिमम सर्विस आपकी कितनी होनी चाहिए, बस आप रेगुलर एम्प्लॉय होने चाहिए रेलवे के। इसके अलावा एलडीसी में अलग अलग पोस्ट के लिए कहीं पे 2 साल, कहीं पे 3 साल, कहीं पे 5 साल की मिनिमम सर्विस मांगी जाती है अलग अलग पोस्ट के लिए। रेगुलर प्रमोशन के लिए भी कहीं कहीं पोस्टों के लिए आपका यहाँ पे मिनिमम सर्विस का क्राइटेरिया होता है। तो अब जो है इसको लेकर एक रेलवे बोर्ड ने बड़ा क्लैरिफिकेशन दिया है, जिसमें सभी कर्मचारियों को काफी अच्छा खासा फायदा होने वाला है। तो ऐसे कैसे मिलेगा आप लोगों को फायदा, उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। साथ ही दोस्तों, ओपीएस का जो मुद्दा है फिर से संसद के अंदर गरमाया गूंजा है, उसके ऊपर सरकार का क्या कुछ कहना है और कौन कौन से सवाल सरकार से पूछे गए हैं। और इसके अलावा 8 की जो गाड़ी चलनी है और आगे बढ़ने की बजाय यहाँ पे फिर से इसके अंदर एक बड़ा करेक्शन किया गया है। मीटिंग्स वगैरह का दौर यहाँ पे चल ही रहा है और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि आपका 2027 के अंदर आपका पे कमीशन जो है बड़े भत्ते वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। सबके रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले प्रमोशन को लेकर क्या कुछ अपडेट है रेल कर्मियों के लिए वो देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे आप रेलवे बोर्ड का एक लेटर देख पा रहे हैं जो कि 10/8/2026 का एकदम लेटेस्ट अपडेट आप इसको मान सकते हैं। इस लेटर का नंबर है सभी जीएम और रेलवे जोनल प्रोडक्शन यूनिट को ये लिखा गया है। इसमें क्लैरिफिकेशन दिया गया है मिनिमम जो पीरियड है वो प्रमोशन के लिए उसको लेकर। तो देखिए, अभी मुद्दा क्या हुआ था कि एनआर नॉर्दर्न रेलवे ने यहाँ पे एक मैटर उठाया था या रेलवे से यूं पूछा था जुलाई के अंदर कि मिनिमम जो है 2 साल की सर्विस कब से काउंट की जाए। जैसे किसी भर्ती के लिए मान लो हमने 2 साल की सर्विस जो है यहाँ पे जरूरी मांगी जाती है, तो उसके लिए 2 साल कब कब तक कंप्लीट होनी चाहिए। क्या वैकेंसी जो है जारी होने टाइम वो 2 साल कंप्लीट होनी चाहिए, या फिर वैकेंसी पूरे होते टाइम वो पूरे हो जानी चाहिए, या वैकेंसी का असेसमेंट जो जहां तक जारी किया जाता है वहां तक उसके 2 साल पूरे होने चाहिए। इसको लेकर क्लैरिफिकेशन मांगा था। तो अभी तक तो यही हो रहा था कि जब फॉर्म भर रहे हैं आपके, तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है वहां तक आपके जो है जो आपका जितना भी 2 साल 3 साल का क्राइटेरिया वो पूरा होना चाहिए। लेकिन इसमें रेलवे ने एक बड़ा अपडेट दिया, बड़ा क्लैरिफिकेशन दिया है। देखिए यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, जिन भाइयों को इंग्लिश पढ़ना है यहाँ से देख सकते हैं। हिंदी में थोड़ा समझेंगे आसानी रहेगी और काफी सारे न्यूज़पेपर में ऐसी खबर निकल के आ रही है। देखिए दोस्तों, हिंदी में के अंदर वही लेटर है। यहाँ पे देखिए, तत्काल निम्न श्रेणी के वो कर्मचारी जिन्होंने उस श्रेणी में कम से कम 2 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो पदोन्नति के लिए पात्र होंगे, जब तक किसी विशेष श्रेणी में पदोन्नति की पात्रता की शर्त के रूप में निम्न श्रेणी में लंबी सेवा अवधि निर्धारित न की गई हो। यानी दोस्तों, अगर किसी ने 2 साल पूरे अगर कंप्लीट ही कर लिए वैकेंसी आने से पहले तो वो एलिजिबल होगा ही। इसके आगे देखिए लिखा है, इस प्रयोजन के लिए सेवा में तदर्थ आधार पर दी गई सेवा जिसके बाद बिना किसी रुकावट के नियमित सेवा आपकी जो है रेगुलर सर्विस होनी चाहिए, किसी टाइप का ब्रेक वगैरह नहीं होना चाहिए, शामिल है। 2 वर्ष की सेवा शर्त वास्तविक पदोन्नति के समय पूरी होनी चाहिए। यानी दोस्तों, जब आपकी पदोन्नति हो रही है, मान लो कोई जूनियर स्केल के पोस्ट पे हो और किसी अच्छी सीनियर स्केल की पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हो, या आपका रेगुलर प्रमोशन रहा या फिर एलडीसी के माध्यम से आप जा रहे हो, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आप जब आपको जो पोस्टिंग मिले तब आपके जो मिनिमम सर्विस का क्राइटेरिया वो पूरा होना हो जाना चाहिए, और इस दौरान आपका कोई भी ब्रेक कोई भी एब्सेंट वगैरह नहीं होना चाहिए। तो ये यहाँ पे कहा गया है कि वास्तविक पदोन्नति जब आपकी होगी जिस दिन, क्योंकि कोई भी वैकेंसी आती है तो उसमें साल 6 महीने का समय पूरा होते होते लग ही जाता है। अब मान लो ऐसे समझे कि किसी भाई की 1 साल की सर्विस हो गई, उसको किसी भर्ती में बैठने के लिए उसको 2 साल चाहिए और आगे 1 साल जो है उस भर्ती को कंप्लीट होने में और चाहिए, तो यहाँ पे उसको पूरे 2 साल बाद में यहाँ पे पोस्टिंग मिलनी चाहिए, जब तक उसका पूरा जो 2 साल का पीरियड है वो भी पूरा जाता है। तो रेलवे का कहना है कि उसकी जो वास्तविक पदोन्नति होने वाली है, जिस दिन का प्रमोशन होने वाला है, वहां तक आप काउंट कीजिए, 2 साल वहां तक उसके पूरे हो जाने चाहिए। 2 साल 3 साल जो भी सर्विस आप क्राइटेरिया रख रहे हो। तो देखिए, नए विचार विमर्श के चरण में, यानी विचार विमर्श का चरण, यानी जब वैकेंसी आती है फॉर्म भरे जाते हैं, ये सब विचार विमर्श के चरण है। यहाँ तक 2 साल की सर्विस आपकी हो या ना हो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आपकी जो वास्तविक पदोन्नति होनी है जिस दिन आपका प्रमोशन होना है, वहां तक आपकी जो है ये जो पीरियड है सर्विस का वो पूरा हो जाना चाहिए। यदि उपरोक्त नियम के अनुसार कोई कनिष्ठ कर्मचारी ऐसी पदोन्नति के लिए पात्र है, तो उनका वरिष्ठ कर्मचारी भी ऐसी पदोन्नति के लिए पात्र होगा। देखिए, एक बड़ी अपडेट यहाँ पे लिखा गया है, कोई जूनियर कर्मचारी अगर इस पदोन्नति का इस नियम के तहत अगर वो पात्र है, तो उसका जो सीनियर कर्मचारी है वो भी आगे प्रमोशन के लिए ऑटोमेटिकली पात्र हो जाएगा, उसके 2 साल पूरे हो या नहीं हो, यदि निम्न श्रेणी के किसी विशेष श्रेणी में निर्धारित हो। आगे देखिए, ये क्लैरिफिकेशन किसके रिगार्डिंग दिया है, यहाँ पे 15/7/2026 को एनआर ने एक लेटर जारी करके रेलवे से स्पष्टीकरण मांगा था कि ये जो न्यूनतम सेवा अवधि है वो कब से मानी जाती है। उसी के रिगार्डिंग रेलवे ने लेटर जारी करके जानकारी दी है। आगे लिखा है, रेलवे बोर्ड में इस मामले के जांच के हो गई जांच की गई और स्पष्ट किया जाता है कि उच्च श्रेणी पदोन्नति के लिए आईआरएमई खंड फर्स्ट के तहत निर्धारित 2 वर्षों की सेवा अवधि रिक्तियों के आकलन की अवधि के भीतर पूरी हो जानी चाहिए। यानी दोस्तों, पॉइंट 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कोई भी वैकेंसी आपकी जारी की जाती है उससे पहले एक वैकेंसी का जो असेसमेंट जारी किया जाता है,
आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में देख लो या फिर एलडीसी जीडी किसी भी भर्ती में देख लो, ये नहीं कि 2027 तक की भर्तियां, जैसे 2026 अभी चल रहा है और यहाँ पे कहेगी 31 जुलाई 2027 तक की भर्तियां हम यहाँ पे निकाले जा रहे हैं, जो भी आगामी जो रिटायरमेंट होने वाले हैं, जो भी पोस्ट ऊपर के खाली होने वाली है, उसके आधार पर आपकी वैकेंसी निकाली जाती है। तो 31 जुलाई 2027 तक आपके 2 साल पूरे हो जाने चाहिए। तो यहाँ पे यही चीज लिखी गई है कि आप जहां तक भर्ती का आकलन कर रहे हो, जो वैकेंसी का असेसमेंट कर रहे हो कि हाँ इस टाइम तक की भर्तियां हम निकालने जा रहे हैं, उस टाइम तक आपका जो है सर्विस पीरियड जो मांगा जाता है वो पूरा हो जाना चाहिए। और देखिए चयन वाली जो सिलेक्शन वाली भर्तियां होती है उसमें लगभग 15 महीने बाद तक की जो भर्तियां हैं वो असेसमेंट की जाती है, और गैर चयन वाली भर्तियों के अंदर, नॉन सिलेक्शन वाली भर्तियों में 12 महीने के जो है अंदर जो खाली हो रही है वहां तक के जो आकलन किया जाता है। तो ऐसे में अच्छी अपडेट है जिन भाइयों की जो है पात्रता इस वजह से रिजेक्ट कर दी जाती है, अपात्र घोषित कर दिया जाता है कि आपका जो समय है वो पूरा नहीं हुआ है, पीरियड आपका पूरा नहीं हुआ है, तो रेलवे बोर्ड के इस लेटर का हवाला देके आप उस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो सकते हो। इसके अलावा दोस्तों न्यूज़पेपर के अंदर भी काफी सारे ये खबर छपी हुई है, रेलवे में अब 2 साल की सेवा पूरी किए बिना भी मिलेगा प्रमोशन। यहाँ पे 2 साल ही नहीं, कितनी भी सर्विस का अलग अलग क्राइटेरिया होता है, जैसे कहीं पे 3 साल मांगाता है, 2 आपकी हो गई, 1 आपका प्लस एड करके उस हिसाब से आपको इसमें पात्र कर दिया जाए। 5 साल है तो 5 प्लस 1 करके उसमें 4 प्लस 1 करके आपको उसमें पात्र कर दिया जाए। तो सभी के लिए अच्छी खबर रहने वाली है। रेलवे ने लाखों कर्मचारियों के लिए पदोन्नति प्रक्रिया को आसान बनाया। ये जो प्रक्रिया है वो पहले से ही थी, लेकिन भ्रम था या क्लेरिफिकेशन नहीं था इसके रिगार्डिंग, रेलवे ने क्लेरिफिकेशन दिया है। वही सारी कुछ चीजें जो भी मैंने आपको बताई है वो सारी कुछ चीजें इसके अंदर लिखी हुई है स्पष्ट तरीके से, और आप इससे सारे कुछ पीडीएफ वगैरह अपडेट वगैरह आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ओल्ड पेंशन को लेकर लोकसभा के अंदर सवाल जवाब होते हैं। डॉक्टर इंदिरा हैंग सुब्बा जी ने यहाँ पे जो है 10 अगस्त को सवाल जवाब किए थे। इतने सारे सवाल यहाँ पे पूछे गए थे कि किन किन स्टेट में लागू है, कितना कितना इनका एनपीएस का अमाउंट बाकी है। तो यहाँ पे ये एनपीएस का अमाउंट बाकी है, 5 स्टेट के अंदर ओपीएस लागू कर दी गई है। और यहाँ पे ये भी कहा गया है कि पीएफआरडीए के जो एक्ट के अकॉर्डिंग हम ये जो राशि है एनपीएस की वो हम नहीं लौटाएंगे, या केंद्र सरकार लौटाने के लिए बाध्य नहीं है, ऐसा इसमें लिखा गया है। तो जहाँ पे ओपीएस लागू कर दी जिन स्टेट्स में, तो उनका एनपीएस का पैसा अभी अटका हुआ है। इसके अलावा दोस्तों टोटल जो कॉर्पस है यहाँ पे एनपीएस के अंदर 1.45 लाख करोड़ रुपए, जहां पे 53,404 करोड़ रुपए राजस्थान के एनपीएस के हैं, पंजाब से 40,673 है, और 5 जो स्टेट है वहां से टोटल मिला के 1.45 लाख करोड़ रुपए। यहाँ पे इन्होंने मना कर दिया है कि राइट नाउ देयर इज नो लीगल रूल दैट द गवर्नमेंट सेंड दिस एनपीएस मनी बैक टू द स्टेट्स। यानी यहाँ पे एनपीएस की जो मनी है वो सेंटर स्टेट को देने के मूड में नहीं है। हालांकि इनके अंदर ओपीएस लागू हो चुकी है, लेकिन एनपीएस का पैसा भी अटका हुआ है। अब देखिए दोस्तों, ओपीएस को लेकर और सवाल जवाब है। 10 अगस्त को ही काफी सारे सवाल जवाब है इसके अंदर। हिंदी वाला लेटर मैं आपको बताता हूँ, ये वाला हिंदी लेटर है। इसके अंदर केंद्र राज्य सरकारी कर्मचारी की ओर से पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को बहाल करने की बढ़ती मांगों के बारे में केंद्र सरकार का आधिकारिक रूप वित्तीय मूल्यांकन और नीतिगत विश्लेषण क्या है, और मतलब सीधा सीधा इसमें ओपीएस को लेकर सवाल जवाब किए गए कि ओपीएस यहाँ पे सरकार लागू करने जा रही है। तो इस लेटर से सारी कुछ चीजें स्पष्ट होती है कि ओपीएस को लागू करने में सरकार किसी भी तरीके से मूड में नहीं है। उन्होंने पहले भी क्लियर कर दिया था कि हम ओपीएस का कोई भी अभी मामला विचाराधीन नहीं है, हम जो है एनपीएस की जगह यूपीएस लेकर आए। ये सारी कुछ चीजें इसमें डिटेल से जानकारी दी है कि हम 1/4/2025 से एनपीएस के यूपीएस लेकर आ रहे हैं, वहां पे हम एश्योर्ड पेंशन दे रहे हैं मिनिमम 10,000 रुपए की। वही सारे यूपीएस वाले गीत यहाँ पे गाए गए हैं, बाकी नया इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ओपीएस देने के मूड में सरकार नहीं है। ओपीएस वाले सवाल पे सीधा है कि हमने एनपीएस में करेक्शन करके यूपीएस ला दिया है, एश्योर्ड पेंशन चाहिए तो आप यूपीएस में आ जाइए। ओपीएस हम अगर लागू नहीं करेंगे, क्योंकि इससे लागू करने से सरकार के ऊपर राजकोषीय जो दायित्व है उसमें, या राजकोषीय एक तरीके से वित्तीय भार ज्यादा बढ़ जाएगा सरकार के ऊपर, इसलिए हम ओपीएस लागू नहीं कर सकते। वहीं दूसरे कहना चाहेंगे कि अगर ऐसा ही वित्तीय भार पड़ रहा है तो फिर कर्मचारी जो नेता वगैरह हैं, सांसद एमपीस वगैरह, उनको एक एक बार एमपी सांसद बने, एक दिन के लिए भी एमपी एक सांसद बनते हैं तो उनकी एक पेंशन शुरू हो जाती है। 5 बार उनके 5-5 पेंशन, 10-10 पेंशन तक लोग उठा रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट कर्मचारियों को पेंशन देने में ही सरकार पे जो है एक अतिरिक्त वित्तीय भार आ जाता है। तो ऐसे में कर्मचारियों को भी ओपीएस का लाभ देना चाहिए, अन्यथा सभी के लिए एक समान यहाँ पे एनपीएस यूपीएस लागू करना चाहिए, चाहे नेता हो या कर्मचारी हो। दोस्तों 8वें वेतन को लेकर भी एक अपडेट निकल के आ रहा है। यहाँ पे पार्सली मॉडिफिकेशन इन द गाइडलाइन फॉर एंगेजमेंट कंसल्टेंट्स इन एट एंटरप्राइज। देखिए यहाँ पे सलाहकार की एक तरीके से अस्थायी तौर पे भर्ती हुई थी, ओपीएस मेमोरेंडम में निकला है। पहले उसके लिए जो क्वालिफिकेशन थी वो अलग थी, और इसके लिए अब क्वालिफिकेशन में चेंजेस किया गया है। तो इसका जो नोटिफिकेशन था जो पहले जारी किया गया था 10/4/2026 को, और उसमें पैरा 3 और 4 में करेक्शन करके अब ये चीजें यहाँ पे शामिल की जाएगी। पैरा 3 के हिसाब से एलिजिबिलिटी अब ये रहेगी, और पैरा 4 के अंदर ये रहेगी। ये करेक्शन यहाँ पे किया गया है एड सेंटर पे कमीशन को। बाकी एड सेंटर पे कमीशन जैसे आपके पटेल साहब का कहना है कि मिड 2027 तक मिल जाएगा। तो कुछ भी हो, कितना भी देर से हुए रहो, 2027 के एंड तक आपको 8वें वेतन का बड़ी सैलरी भत्ते हुए एरियर के साथ में भुगतान होता हुआ नजर आएगा। तो ये तो दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगेगी कि वीडियो आपको जरूर लगी, दोस्तों शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।